नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। सबसे पहली खबर राजधानी रांची से, जहां रांची समेत झारखंड भर में एक मिशन के तहत धर्मांतरण का खेल जारी है। सच्चाई तो यह है कि बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों में भोले भाले आदिवासी परिवारों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। राज्य में धर्मांतरण कानून लागू है, बावजूद इसके राजधानी में ही इस कानून का खुलेआम माखौल उड़ाया जा रहा है। धर्मांतरण का खेल जारी रहने पर कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। झारखंड में धर्मांतरण कानून लागू है, बावजूद इसके आदिवासी परिवारों पर वैचारिक और धार्मिक हमला लगातार किया जा रहा है। राजधानी रांची के नगरी प्रखंड के महुआ टोली और आसपास के टोले और मोहल्लों में धर्मांतरण का खेल एक रणनीति और साजिश के तहत जारी है। महुआ टोली और आसपास के मोहल्लों में करीब 150 से ज्यादा सरना धर्म को मानने वाले परिवार रहते हैं, लेकिन अब इनमें से कई परिवार ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। प्रलोभन और सुविधाओं के लालच के साथ हो रहे धार्मिक हमले से ग्रामीण बेहद परेशान और चिंतित भी हैं। चर्च की तरफ से लोग यहाँ पर कुछ बोलते हैं कि आप ईसाई धर्म में स्वीकार कर लीजिए, ऐसा कुछ कहता है साहब। हाँ? कहता है, लेकिन हम लोग उसमें जाते नहीं है। हाँ, कहता है। हाँ। क्या कहता है लोग? कहता है कि हम लोग का ये धर्म में ये है। हाँ। हम लोग कुछ अति खिलाएंगे पिलाएंगे देंगे, शादी ब्याह फलना ढेकना सब में क्या कहते हैं कि हम लोग मदद करेंगे। जो लोग यहाँ पर स्वीकार कर लिए, क्या उन्हें मदद दी जाती है? हो सकता है मदद दिया जाता है, हम लोग जापे नहीं करते हैं। अच्छा, किस तरह की मदद देने की बात होती है? पैसा या कुछ और? पैसों देता है और इधर उधर से मदद भी करता है। दरअसल रविवार का दिन होने के कारण धर्मांतरण कर चुके कई ग्रामीण चर्च में प्रार्थना करने पहुंचे थे। हमने कुछ लोगों से चर्च के गेट पर ही बात करने की कोशिश की। हमारे सवालों से साफ ऐसा लगा कि लोग घबराए हुए हैं और उन्हें बोलने के लिए जैसे कुछ साफ तौर पर मना किया गया है। हम नगरी प्रखंड के डोही टोली में हैं, जहां कि आप देख रहे हैं कि चर्च से लोग प्रार्थना करके बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हमको जानना चाहते हैं कि वास्तव में आप लोगों ने ईसाई धर्म कब अपनाया? क्या इधर कब अपनाया? बताइए, बताने की चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। जब कोई धर्म तो मानना हर व्यक्ति का अधिकार है। आप कब अपनाए? 10 साल पहले। 10 साल पहले। अच्छा, ये चर्च कब बना था? हमको नहीं मालूम। सरना धर्मावलंबियों के मुताबिक करीब 20 साल पहले गांव के बीचों बीच बने इस चर्च के बाद ही आसपास के इलाकों में धर्मांतरण में तेजी आई है। चर्च के पास्टर ने बताया कि सिर्फ सरना धर्म ही नहीं, बल्कि हर धर्म के लोग यहां आकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन पास्टर प्रलोभन और सुविधाओं का लालच जैसे आरोपों से साफ मुकर गए। सरना से आप लोग जो ईसाई धर्म में आए, तो कुछ बताया गया, कुछ आपको कुछ कहा गया कि ऐसा होगा, कुछ आप लोग ने ऐसा बदलाव आएगा, कुछ आप लोग को ये सुविधा दी जाएगी? नहीं। नहीं, वैसा नहीं कुछ बोला गया। नहीं। खुद ही जब हम वचन सुनते हैं, प्रभु हमारा आत्मा से अगुवाई करता है कि हम उस परमेश्वर को जाने, हम धर्म को नहीं, धर्म हम परिवर्तन नहीं किए हैं, हम लोग सच्चाई को जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं। पहले किस धर्म को मानते थे? पहले हम सरना धर्म को मानते थे। पहले बचपन से मैं सरना धर्म को मानती थी, लेकिन मेरी माँ का तबीयत खराब था, 3 साल वो बिस्तर में पड़ी हुई थी, तब से मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण की। मेरे विचार से ये आरोप जो है बहुत मतलब निराधार है, और इसीलिए जो इस तरह का सवाल करता है वो मेरे विचार से अभी भी सच्चाई को नहीं जानता है। ये जानबूझ करके जो है मसीहियों को। फादर, ये चर्च कब बना था? वही पता है 2004 में। आराधना तो जब चर्च नहीं बना था तो घर घर में होता था जी। हाँ, जिस समय चर्च बना था उस समय कितने लोग आते थे? वही 30-40 जन। आज कितने लोग आते हैं? 150-200 हो।
तो बिल्कुल आपने सुना कि जिस समय चर्च जो है नहीं बना था उस समय शुरुआती अवस्था में था, जब चर्च नया नया बना था तो 30 से 40 लोग आते थे। आज संख्या बढ़कर 200 हो गई है। लगातार लोग आ रहे हैं, लोग प्रलोभन से इनकार करते हैं, लेकिन जो सही बात है कि राज्य में धर्मांतरण कानून लागू है और इसका कड़ाई से पालन करना भी जरूरी है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। धर्मांतरण का खेल जारी रहने पर कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। कड़े कानून के बाद भी कैसे जारी है धर्मांतरण? ईसाई धर्म अपनाने पर ही क्यों मिलती है सुविधा? आदिवासियों को प्रलोभन देने वालों पर कार्रवाई कब? चर्च बनने के बाद कैसे बढ़ी ईसाई लोगों की संख्या? राजधानी में ही धर्मांतरण पर क्या हो रही है कार्रवाई? आदिवासियों की शिकायत पर क्यों चुप है प्रशासन? तो ये कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानना जरूरी है। क्या वाकई धर्मांतरण का खेल जारी है? और इस कुछ सवाल हम आपसे फिर दोहराएंगे। ईसाई धर्म को लेकर जिस तरीके से लगातार धर्मांतरण का खेल जारी है, ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। चर्च बनने के बाद कैसे बढ़ी ईसाई लोगों की संख्या? राजधानी में ही धर्मांतरण पर क्यों हो रही है कार्रवाई? आदिवासियों की शिकायत पर क्यों चुप है प्रशासन? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब प्रशासनिक अधिकारियों को तो देना ही चाहिए, क्योंकि इन तमाम सवालों का जवाब मिलना जरूरी हो जाता है। रांची की कुडरू एजी कॉलोनी में पीपल के पेड़ को काटने का मामला दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुका है। स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र बने इस पीपल के पेड़ को काटने का जमकर विरोध किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 मजदूरों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जिन बिल्डर्स का नाम वन विभाग की ओर से दर्ज प्राथमिकी में है, वे अब तक फरार हैं। फरार बिल्डर्स के नाम आनंद दास, आशु गिरी और प्रबल सिन्हा हैं। मामले को लेकर स्थानीय अमितेश कुमार सिंह ने बाकायदा एक शिकायत पत्र राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वन मंत्री, राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजा है और पीपल का पेड़ काटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके पीछे पीपल पेड़ के पीछे जो बिल्डिंग है उसके बिल्डर हैं। बिल्डिंग भी अवैध बन रहा है, लेकिन इसका अलग कानूनी कार्रवाई चल रहा है। लेकिन उन लोगों ने पीपल पेड़ काटने का काम इसलिए किया ताकि न पीपल पेड़ रहेगा, न लोगों का यहाँ आवागमन रहेगा, और धार्मिक भेदभाव फैलाने, धार्मिक द्वेष फैलाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचे और कई टुकड़ों में पीपल पेड़ को काटा गया ताकि लोग पकड़ नहीं पाए। लेकिन क्या कार्रवाई किया? वन विभाग ने जानकारी होते हुए FIR किया। FIR करने के बाद लेबर अरेस्ट हो गया, लेकिन जो मुख्य अभी तक फरार है। और मेरा कहना कि जब लेबर अरेस्ट हुआ तो मुख्य अभियुक्त अरेस्ट होना चाहिए, और बिना अरेस्ट हुए उसको बेल मिलना ये भी दुर्भाग्य होगा। लेकिन अरेस्ट, हमको पूरा विश्वास है कानून पे, प्रशासन पे और लिखे हुए पत्रों पर कि ज़रूर कार्रवाई होगी, लोग ज़रूर गिरफ्तार होंगे और सज़ा इन लोग को मिलेगी। और पेड़ जहाँ है उसको सरकार गोद लें, उसका संरक्षण करे और फिर से पीपल पेड़ को बढ़ने का मौका मिले। वहीं रांची के कांके से बीजेपी विधायक समरी लाल पर गलत जाति प्रमाण पत्र देकर विधायक बनने का आरोप लगा है। यह आरोप उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी और कांके विधानसभा से 3 बार कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ चुके सुरेश बैठा ने लगाया है। सुरेश बैठा ने बताया कि समरी लाल वाल्मीकि समाज से आते हैं और मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र उन्हीं लोगों का बनता है जो झारखंड के निवासी हों। सुरेश बैठा ने दावा किया कि समरी लाल ने नामांकन में गलत जाति प्रमाण पत्र दाखिल किया है। सुरेश बैठा ने इसे लेकर कल्याण विभाग में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इस मामले में कांके विधायक समरी लाल का कहना है कि मामला कोर्ट में है। हालांकि उन्होंने खुद पर लगे आरोप पर कहा कि दरअसल कांग्रेस नहीं चाहती कि एक सफाई कर्मी का बेटा विधायक रूप में काम करे। सरकार का नियमावली में वो नहीं आते हैं। सरकार का नियमावली में यही है कि जाति प्रमाण पत्र उसी व्यक्ति का बनेगा जो यहाँ मूलतः रहता हो, उसका खतियान हो या उसका कोई डॉक्यूमेंट्स हो, उसमें वो नहीं आते हैं। और वो वाल्मीकि परिवार से हैं और वाल्मीकि परिवार भंगी जाति जो है इस राज्य के लिए
एक्सेप्ट नहीं करते। ये कहाँ से है? ये राजस्थान से। राजस्थान से। तो आपने इसी को आधार बनाया है? जी। वहीं राजधानी रांची में चोरी के बाद आगजनी की घटना रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। रांची के विभिन्न थाना क्षेत्र में हो रही इस तरह की घटना से लोग सख्ते में हैं। ऐसा ही एक और मामला रांची के रातू थाना क्षेत्र में फिर से सामने आया है। रातू थाना क्षेत्र के पिर्रा गांव के शिवनगर में प्रेम कुमार गुप्ता के किराए के मकान में बीती रात चोरों ने घर के पीछे का दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया। चोरों ने 2 लाख नगद, सोने चांदी के जेवर और कीमती सामानों पर हाथ साफ कर लिया। वहीं चोरी के बाद घर को आग के हवाले कर दिया, जिससे घर में रखे सामान सहित लाखों रुपए की संपत्ति राख हो गए। इधर घटना को लेकर रातू पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। आपको बता दें कि रातू क्षेत्र में चोरी के बाद घर में आग लगने की ये तीसरी घटना है। वहीं राजधानी में अब तक 5 बार ऐसी घटना घट चुकी है। और खबर धनबाद से, जहां पुलिस की गलत जांच के कारण 5 लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी। महीनों सलाखों के पीछे रहना पड़ा। युवती के अपहरण के आरोप में 5 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। यही नहीं, जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद 2 लोगों की सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। सरकारी नौकरी चले जाने के कारण एक आरोपी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका। सदमे की वजह से उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। 5 लोगों के परिवार की खुशियां पुलिस के गलत जांच के कारण तबाह हो गए। वहीं अब लड़की 18 साल बाद अपने घर वापस लौट आई है। अब अपहरण में आरोपी बनाए गए लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इधर भी बंगाली रविया अपहरण का केस किया था, किडनैपिंग का। उनकी लड़की अभी वापस यहाँ आई हुई है। उस केस में हम लगभग 3 महीना हम जेल में रहे और इसी केस के दरमियान मेरा सर्विस भी गया, मेरा पूरा परिवार बिखर गया। इसके हम जब सम्मान किए कानून का, कानून भी हमें सम्मान देने का प्रयास करे। लड़की आई हुई है, बरामद करे, इनको यहाँ से ले जाए और इनसे पूछताछ करे और हमारा जो मुआवजा होता है वो मुआवजा देने का काम करे। हमारे घर में 3 लोगों का नाम दिया गया था। उसमें आपका पापा रमेश्वर मल्ला उर्फ बास्केट निषाद, मनोज निषाद और राजू निषाद, ये तीनों का नाम दिया गया था। इसके वजह से हम लोग काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है। मतलब उस वजह से मेरा पापा का 7 महीना जेल रहने से मतलब उनका नौकरी से डिसमिस हो गए हैं। उसके दौरान पापा डेथ कर गए हैं। वहीं गुमला के बिशुनपुर प्रखंड में करोड़ों की लागत से बन रहे बालिका आश्रम विद्यालय का काम हथियारबंद अपराधियों ने बंद करवा दिया। गुड़दरी थाना क्षेत्र के नरमा स्कूल के पास कल्याण विभाग की ओर से इसे बनाया जा रहा है। 6 से अधिक की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से मारपीट की, साथ ही मोबाइल फोन छीनकर काम से भाग जाने की भी धमकी दी। इंस्पेक्टर ने पूरे मामले में नक्सली संगठन के शामिल होने से इनकार करते हुए इसे आपराधिक गिरोह की करतूत बताया है। साथ ही पूरे मामले की जांच जारी रहने की बात कही। साथ ही गढ़वा के धुरकी में बिलासपुर यूपी बॉर्डर तक पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से करोड़ों की सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। यहां अपराधियों ने कुछ दिन पहले लेवी की मांग पर कंपनी के साइट इंजीनियर को अगवा कर लिया था। पुलिस की चुस्ती से इंजीनियर की रिहाई हो गई, लेकिन घटना के कुछ दिन बाद फिर से कंपनी के कैंप पर हमला करते हुए कई गाड़ियों को आग लगा दी गई थी। वहीं फायरिंग के बाद से ठेकेदार भी दहशत में थे। पीडब्ल्यूडी की ओर से मांग किए जाने के बाद अब एसपी के निर्देश पर सुरक्षा मुहैया कराई गई है। हालांकि कंपनी के इंजीनियर ने अभी भी धमकी मिलने की बात कही है। वहीं विभागीय अधिकारी ने पुलिस के सहयोग पर संतोष जताया है। यहाँ पे सर कुछ असामाजिक तत्व जो थे, जो हम लोग को हिंड्रेंस किए थे, कैंप पे हमला भी हुआ था और हमारे साइट इंचार्ज जो थे उनका किडनैप भी हुआ था। उसके बाद हम लोग को प्रशासन का सुविधा मिला है, जिससे अभी हम लोग काम अच्छे से कर रहे हैं। मतलब यहाँ फोर्स की व्यवस्था की गई? हाँ, फोर्स की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो अब कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, हम लोग काम अच्छे से कर रहे हैं। अभी भी थ्रेट बना हुआ है और हमारे संवेदक द्वारा बीच बीच में उनको इधर उधर से या मोबाइल में भी कुछ धमकियां मिलती रहती है। इसके बावजूद भी
संवेदक द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और एक गुणवत्तापूर्ण कार्य पथ निर्माण संपादित किया जा रहा है। और अगली खबर राजधानी रांची की हिंदी पीढ़ी से, जहां हत्या से हड़कंप मचा रहा। हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र स्थित ला फैक्ट्री रोड में कल एक युवक मुजाहिद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक का हथियार बंद अपराधियों के साथ मात्र 200 रुपए को लेकर विवाद हुआ था। इसी कहासुनी के दौरान आरोपी राजा ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 2 गोली मुजाहिद को लग गई। इधर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्याकांड में शामिल एक आरोपी शाहिद उर्फ लंगड़ा को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद नाराज स्थानीय लोगों ने आरोपियों के घर में तोड़फोड़ की और फिर देखते ही देखते घर को आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलने के बाद जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक पूरा घर जलकर राख हो गया। सिमडेगा के गांव में जंगली हाथी तबाही मचा रहा है। हाथी जहां लोगों के घर तोड़ रहे हैं, वहीं खेत खलिहान में लगी फसल को भी रौंद कर बर्बाद कर रहे हैं। वन विभाग हाथियों को भगाने में नाकाम दिख रहा है। दरअसल कोलीबीरा प्रखंड के एडेगा और टट्रिकल पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 1 सप्ताह से 25 की संख्या में हाथियों का जमावड़ा लगा है। रात होते ही हाथियों का झुंड गांव में पहुंचकर तांडव मचा रहा है। एक तरफ ग्रामीण परेशान हैं, तो दूसरी तरफ वन विभाग की कोशिश इन हाथियों को भगाने में नाकाफी साबित हो रही है। डीएफओ के मुताबिक हाथियों के झुंड में बच्चे भी हैं और इसी वजह से हाथी नहीं भाग रहे हैं। इधर हाथियों के उत्पात से ग्रामीण सर्द रात में खौफ के साए में रहने को मजबूर हैं। लोगों में को समझाने के बावजूद भी लोग हाथियों को देखने के लिए, हाथियों को अनावश्यक रूप से टीच करने के लिए, तंग करने के लिए लोग भीड़ एकत्रित कर लेते हैं। इस वजह से हाथी थोड़ा सा अपने स्वभाव से उग्र हो जाता है और उग्र होने के कारण वो घरों को नुकसान पहुंचा रहा है। और अभी जो भी जानकारी मिली है कि उनके साथ 3 बच्चे भी हैं छोटे छोटे, जो बहुत ज़्यादा तेज नहीं चल पाते हैं और जब तक बच्चे नहीं निकलेंगे तब तक हाथी निकल नहीं पाएगा। लेकिन हमारा प्रयास है और हमारे स्थानीय जो वनकर्मी है वो निकालने का दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं और निकाल रहे हैं। वहीं गढ़वा में पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के काम में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। भवनाथपुर के सिंदूरिया पंचायत में लगभग 3.5 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण तो कराया जा रहा है, लेकिन ये सड़क आज अनियमितता की भेंट चढ़ चुकी है। अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत से घटिया सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी दिख रही है और लोगों ने सड़क निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दिया है। वहीं एसडीएम ने सड़क निर्माण में अनियमितता बरतने जाने की शिकायत की जांच कराने का भरोसा दिलाया है। ठेकेदार आके एक बार खुद से मुआयना करे, जो उसका वर्क ऑर्डर में है काम का उस तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इस तरह का वर्क ऑर्डर में है, उसका एस्टिमेट में इसी तरह का है 5 mm का, तो हम लोग छोड़ देंगे, ऐसे ही काम करें। लीपा पोती का काम हो रहा है, हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है। हम लोग कार्यस्थल को बाधित नहीं कर रहे हैं। हम लोग का यही कहना है कि आप लोग जो है अच्छे तरह से, जो भी ठेकेदार हो, इनको अच्छे ढंग से काम करें ताकि हम लोग आने जाने वालों को किसी तरह का परेशानी ना हो। 5 साल ठीक है, अगर काम आपको मिला है तो आगे भी मिलता रहे। ऐसा काम करके जाइए कि पूरे गाँव जनता हमाम नाम ले। ये मामला भी हमारे संज्ञान में नहीं है, ना मुझे किसी ने फ़ोन से शिकायत की, ना ऐसा कोई लेटर हमारे पास आया है। अगर ग्रामीणों ने रोका है और सड़क निर्माण में इतना अनियमितता बरती जा रही है तो डेफिनेटली हम उसकी जांच करवाएंगे। दूसरा है कौन सा डिपार्टमेंट बना रहा है, हम लोग उसको भी एक लेटर लिखेंगे और जो भी लोग इसमें दोषी पाएंगे डेफिनेटली आई एम अश्योरिंग हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो भी कोई भी नियम कानून में अनियमितता बरतेगा या जो भी नियम के अनुसार नहीं होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं समुद्री चक्रवात जवाद को लेकर रामगढ़ जिले में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मौसम कृषि विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज और कल बारिश हो सकती है। बताया गया है कि रामगढ़ के पूर्वी हिस्से गोला, चितरपुर, दुलमी प्रखंड में ज्यादा बारिश की संभावना है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि धान की कटाई अगले 2 दिनों तक ना करें। इसी तरह आलू और सब्जी की सिंचाई भी 2 दिनों तक नहीं करने की सलाह किसानों को दी गई है।
सब्जियों को झुलसा रोग से बचाने के लिए मैंकोजेब का छिड़काव करने की सलाह भी दी गई है। मौसम में आए परिवर्तन के कारण पूरे रामगढ़ जिले का तापमान गिर गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जावेद खान। वहीं न्यूज 18 की खास मुहिम मिशन साहस में हर हफ्ते हम आपको रूबरू कराते हैं एमएसएमई सेक्टर के उन साहसी कर्मवीरों की महागाथा से जिन्होंने मजबूत इरादों, कड़ी मेहनत, जज्बे और साहस से एमएसएमई सेक्टर में अपनी अलग पहचान बनाई है। इस कड़ी में आइए देखते हैं कि महिलाओं में सैनिटरी पैड के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करने वाले बेतिया के युवा शिवनेंद्र नाथ पांडे ने कैसे नौकरी छोड़कर सैनिटरी पैड बनाने का अपना कारोबार शुरू किया। उसके बाद बेहतर क्वालिटी और कीमत पर फोकस करते हुए अपने प्रोडक्ट को बतौर ब्रांड मार्केट में स्थापित कर दिया। नई सोच, जज्बे और जुनून से कोरे सपनों में रंग भरने वाले एक सफल युवा उद्यमी है बेतिया के शिवेंद्र नाथ पांडे। सिद्धिविनायक इंटरप्राइजेज कंपनी है हमारी, जिसमें चैम्प डिग्निटी के नाम से सैनिटरी पैड बनता है। और मैंने एमबीए के बाद दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी का मार्केटिंग का काम भी देखा है सैनिटरी पैड का। करीब 3-4 साल मैंने सैनिटरी पैड के सेक्टर में काम किया हुआ था। नौकरी के बाद शिवेंद्र नाथ पांडे ने महिलाओं में सैनिटरी पैड के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में काफी काम किया। लॉकडाउन से 2-3 मंथ पहले मैं घर आ गया था। क्योंकि सैनिटरी पैड का काम मैंने बहुत पहले किया हुआ था, तो अनुभव काफ़ी रहा इसके बारे में। इसी फील्ड में काम करने के लिए हम लोगों ने एक युवा विकास संस्था है रामनगर में, और इससे जुड़ के हम लोगों ने वेस्ट चंपारण के काफ़ी जो इंटीरियर इलाके हैं सैनिटरी पैड का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया। अच्छा खासा अनुभव होने की वजह से शिवेंद्र खुद का कारोबार करना चाहते थे, लेकिन उनके सामने कई दिक्कतें थी। डिसाइड हो गया था कि कौन सा काम हमें करना है। पैड का काम तो फाइनल था, अब रह गया फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, और दूसरी प्रॉब्लम थी स्पेस की, मतलब प्लेस कौन सा होगा, कहाँ पे बनेगा। इसी क्रम में प्लेस का भी चुना हुआ, प्लेस भी हम लोग को उपलब्ध कराया गया। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए हम लोगों को मतलब कि बैंक से बात हुई, बैंकर्स की, और हमारी मीटिंग डायरेक्ट डीएम सर के साथ हो रही थी। इसी क्रम में हमारा 10 लाख रुपए का फाइनेंस पीएमईजीपी के थ्रू उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक रामनगर से हुआ। काम की शुरुआत में शिवेंद्र ने खुद को कई चुनौतियों में घिरा पाया। दरअसल ज्यादातर पिछले क्षेत्रों की महिलाओं में सैनिटरी पैड को लेकर संकोच था। ऐसे में बड़ी सूझबूझ से शिवेंद्र ने कारोबार को आगे बढ़ाया। जब मैंने ये शुरू किया कि फील्ड वर्क देखा जाए, खुद से प्रोडक्ट तो बन रहा है, कुछ फील्डिंग का वर्क देखा जाए कि कहाँ हम लोग इसको स्टार्ट करें, तो ये आया समझ में कि ये काफ़ी अभी हेजिटेशंस महिलाओं में देखने को मिली। इस चीज़ को लेके बात करने में हम लोग उतना सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे महिलाओं के सामने, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हार नहीं माना और एक महिलाओं का ही टीम खड़ा किया, जिसको लीड हम लोग करते थे, लेकिन सारी डीलिंग महिलाएं खुद से कर रही थी। क्वालिटी और कीमत पर फोकस करते हुए शिवेंद्र नाथ पांडे ने प्रोडक्ट को मार्केट में स्थापित कर दिया। हम लोग 100% जेल शीट यूज कर रहे हैं। कॉटन तो बिल्कुल हम यूज नहीं करते हैं, ये कॉटन की बहुत सारी हार्मफुल अभी महिलाओं के लिए। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो लगभग 90% बायोडिग्रेडेबल है, 10% तो ही हम लोग बायोडिग्रेडेबल नहीं मांगे चल रहे हैं उसमें। सामाजिक उत्थान की दिशा में काम कर रहे शिवेंद्र नाथ पांडे महिला सशक्तिकरण को भी मजबूती दे रहे हैं। अभी क्या हम लोग 40 महिलाएं इसमें मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में काम कर रही हैं। करीब 20 लोग अभी हम लोगों ने रिक्रूट किया हुआ है गोरखपुर और दिल्ली साइड में। महिलाओं की टीम ही खड़ा कर रहे हैं बिल्कुल इस काम के लिए, कि महिलाओं को क्या प्रोडक्ट है, महिलाएं ही आत्मनिर्भर बनेंगी। निर्भर से आत्मनिर्भर बनने की महागाथा लिखकर लोकल के लिए वोकल की अनूठी तस्वीर पेश कर रहे शिवेंद्र नाथ पांडे को हम करते हैं सलाम। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।